आज रोशनी को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले हैं। रोशनी के माता पिता सारी तैयारियां करने लगते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। माँ आप रहने दीजिए, लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए चाय नाश्ता मैं ही लेकर जाऊंगी और मैं ही बनाऊंगी भी। ठीक है रोशनी बेटा, इसी बहाने वो लोग ये भी जान जाएंगे कि तेरे हाथों में कितना स्वाद है। रोशनी चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है और थोड़ी देर बाद लड़के वाले उसे देखने आ जाते हैं। लड़के के माँ बाप और एक लड़के की बहन प्रीति भी साथ में आती है। रोशनी चाय बनाकर पिलाती है। रोशनी की होने वाली सास खुश हो जाती है। बहन जी, आपकी बेटी के हाथों में तो जादू है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और दहेज में भी हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे विक्रम बेटा, तुम रोशनी बिटिया से अकेले में जाकर बातचीत कर सकते हो, जो भी तुम्हें पूछना है पूछ लो। और रोशनी बिटिया, तुम्हें भी मेरे बेटे से जो भी पूछना है पूछ सकती हो। अरे नहीं पिताजी, आप लोगों को लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। इतने में विक्रम की बहन यानी रोशनी की होने वाली ननद बीच में बोल पड़ती है। अरे अरे ऐसे कैसे, थोड़ी बहुत बातचीत तो होनी चाहिए। भैया अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं भाभी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। रोशनी बिटिया, तुम्हारी होने वाली ननद बहुत नखरे वाली है, इससे जरा बचकर रहना। माँ आप भी कैसी बातें कर रही हो, ये हमारे घर की होने वाली बहू है तो थोड़ी तो बातचीत होनी चाहिए ना, इसमें क्या बुराई है। बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। रोशनी बेटा जाओ, अपनी होने वाली ननद से बातचीत कर लो जाकर। रोशनी प्रीति को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आपके हाथों की चाय पीकर तो ये कंफर्म हो गया कि आप खाना बहुत अच्छा बना लेती होंगी। अब आप मेरे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दीजिए। क्या शादी के बाद आप पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हैं या भैया के साथ अकेले रहना चाहती हैं? दूसरा सवाल, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे हमेशा से ही भरा पूरा परिवार अच्छा लगता है। परिवार साथ में रहता है तो एक मजबूती रहती है। ये रहा तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मैंने बीटेक किया हुआ है। ये तो मुझसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है और परिवार के साथ मिलकर भी रहना चाहती है। मुझे लगता है कि अच्छी लड़की है, शायद यही मेरे नखरे भी झेल सकती है। क्या हुआ प्रीति, क्या मैं तुम्हारी भाभी बनने के लायक नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके ख्यालात बहुत पसंद आए। मुझे आप पसंद हो। अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं या आप भैया के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं प्रीति, मेरे माता पिता मेरे लिए अच्छा ही रिश्ता तय करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इस तरह से रोशनी और विक्रम की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रोशनी अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन ससुराल आते ही प्रीति अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देती है। रोशनी सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। छी, थू थू थू, छी, कितनी गंदी चाय बनाई है आपने भाभी। जब हम लोग आपको देखने गए थे तब तो आपने बहुत अच्छी चाय बनाई थी, आज क्या हो गया? ये क्या बोल रही हो प्रीति, चाय तो हुबहू वैसे ही बनी है जैसे उस दिन बनाई थी रोशनी ने। अभी शादी हुए 2 दिन बीते नहीं, आप तो अभी से भाभी की गुलामी करने लगे। भैया चाय में बिल्कुल चीनी नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने ज्यादा चीनी वाली चाय भी बनाई है। ये लो, ये चाय पीकर देखो। प्रीति दूसरा कप चाय पीने लगती है, लेकिन इस बार उसमें चीनी ज्यादा है। ये क्या, गुस्से में आपने ज्यादा चीनी डाल दी भाभी। रोशनी मुस्कुराते हुए उठकर किचन में जाती है और एक प्लेट में 20 कप चाय लेकर आ जाती है। ये लो हमारी प्यारी ननद प्रीति जी, इसमें 20 तरह की अलग अलग टाइप की चाय है। इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो पी लो। अगर इनमें से भी ना पसंद आए तो मैं सैकड़ों तरीकों की चाय बना लेती हूँ। ये क्या, भाभी तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। क्या बात है बहू, तुम इतनी टैलेंटेड हो, हमें तो पता ही नहीं था। इस तरह से प्रीति को चाय के मामले में कोई भी नखरा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद प्रीति का जन्मदिन आ जाता है। क्या हुआ विक्रम, लगता है आप कुछ सोच रहे हो? अरे कल प्रीति का बर्थडे है। हर बर्थडे पर मैं प्रीति के लिए इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस और इतना अच्छा केक लेकर आता हूँ, फिर भी नखरे दिखाया करती है। उसे कभी कुछ भी पसंद नहीं आता मेरे हाथों का लाया हुआ कोई भी गिफ्ट। अब आप परेशान होना बंद कर दीजिए क्योंकि मैं आ गई हूँ। उसके सभी नखरे मेरे सामने नहीं चलने वाले। मैं उसका भाई हूँ, मैं आज तक उसके नखरे नहीं झेल पाया, तुम कैसे झेलोगी? तुम्हें उसकी पसंद पता है क्या? ये आपको कल पता चल जाएगा, प्रीति के जन्मदिन वाले दिन। रोशनी पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए वो फेसबुक पर प्रीति की आईडी सर्च करती है और उसके कुछ दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे मुलाकात करती है। रोशनी प्रीति की सारी पसंद का पता लगा लेती है। अगले दिन रोशनी केक लेकर आती है और कुछ गिफ्ट भी लेकर आती है। प्रीति का जन्मदिन मनाया जाने लगता है। ये लो प्रीति, मैंने ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए बनवाया है और ये रहे तुम्हारे गिफ्ट्स। इसमें तुम्हारी फेवरेट कलर की ड्रेसेस हैं।
प्रीति केक का डिब्बा खोलती है, लेकिन उसे केक पसंद नहीं आता। उसके बाद वो गिफ्ट भी ओपन करती है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होती है, लेकिन वो ड्रेस भी प्रीति को पसंद नहीं आती है। भाभी, जब आपको मेरी पसंद नापसंद कुछ नहीं पता तो आप मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर आई? प्रीति बेटा, अब ज्यादा नखरे मत कर। आज तेरा जन्मदिन है, मूड अच्छा रख। कितनी मेहनत करके बहू तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट और केक लेकर आई है, और तू है कि हर बार की तरह आज भी नखरे करने लगी। वैसे भी तेरे लिए कोई कुछ भी लेकर आए, तुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आएगा, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि तेरा जन्मदिन ही ना मनाए हम लोग। अरे रहने दीजिए माँ जी, ये हमारी प्यारी ननद है, और छोटी बहन तो नखरे वाली होती ही है, उसके नखरे उठाना हमारी जिम्मेदारी है माँ जी। रोशनी वो सारे गिफ्ट और केक उठाकर घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है। सभी लोग रोशनी की हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं। रोशनी, तुम तो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें प्रीति की बात का बुरा लग गया? मुझे पता था प्रीति के नखरे कोई नहीं झेल सकता, ना जाने शादी के बाद क्या होगा इसका। प्रीति को ये सब नहीं पसंद है तो घर में रखकर क्या फायदा। इतने में घर की डोरबेल बजती है और एक कोरियर वाला बहुत सारे गिफ्ट देकर चला जाता है। ये लो प्रीति, ये गिफ्ट तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। इसमें तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस भी है और केक भी। प्रीति सारे गिफ्ट और केक खोलकर देखती है और सोचती है कि यार, ये भाभी तो मेरे हत्थे ही नहीं चढ़ रही। जो केक, जो ड्रेस मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वही चीजें भाभी ने आखिर कैसे मंगा ली। अब अगर मैंने नखरे किए तो मेरे पसंदीदा गिफ्ट और केक भाभी बाहर फेंक देगी, इसलिए चुपचाप रख लेती हूँ। क्या हुआ प्रीति? अगर कहो तो गिफ्ट और केक भी बाहर फेंक दूं? नहीं नहीं भैया, ये केक मेरा फेवरेट केक है, और ये जो ड्रेस है ना, ये भी मेरी फेवरेट है। सभी लोग अचानक हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि ये आखिर कैसे हो गया। भाभी, अगर आपको पता था कि ये ड्रेस और ये केक मेरा फेवरेट है और मेरी कमजोरी है, तो फिर आपने वो सारी ड्रेसेस और केक क्यों मंगवाए जो मुझे पसंद नहीं थे और आपने बाहर फेंक दिए? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं अपनी प्यारी सी ननद के नखरे कैसे देख पाती? मेरी कोई छोटी बहन नहीं है जिसके नखरे मैं उठा सकूं, इसलिए मैं तेरे नखरे उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। सभी लोग प्रीति का खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हैं। रात को जब खाना बनाने की बारी आती है, तब प्रीति रोशनी के खिलाफ कुछ योजना बनाती है। ये भाभी अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है। आज खाने में ढेर सारा नमक डाल देती हूँ, तब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनसे 4 कदम आगे हूँ। प्रीति चुपके से खाने में ढेर सारा नमक डाल देती है, जिससे रोशनी को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। उसे दोबारा पूरा खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरह भाभी और ननद के बीच हर दिन छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, और कुछ दिनों बाद उसकी ननद यानी प्रीति की भी शादी हो जाती है। अब ससुराल में प्रीति के साथ भी उसकी ननद वही चीजें करती है जो वो अपनी भाभी के साथ करती थी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरी ये ननद जब देखो तब कमियां निकालती रहती है और पूरे घर वालों के सामने मेरी इंसल्ट करा देती है। भाभी को फोन करती हूँ। प्रीति रोते हुए अपनी भाभी रोशनी को फोन करती है और सारी बातें बता देती है। रोशनी अकेले में किसी रेस्टोरेंट में प्रीति से मिलती है। भाभी, आज मुझे समझ में आ रहा है कि नखरे करना तो आसान है, लेकिन दूसरे के नखरे उठाना उतना ही मुश्किल है। नखरे करने से बाकी परिवार पर क्या बीतती है ये मुझे आज पता चल चुका है। जैसा मैंने आपके साथ किया वैसा ही मेरी ननद अब मेरे साथ कर रही है। प्लीज आप मुझे इन सब से बाहर निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी। देखो प्रीति, नखरे एक लिमिट तक ही अच्छे लगते हैं, और आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इस बात की मुझे खुशी है। जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही एक दिन हमारे साथ भी जरूर होता है, इस बात का ध्यान रखना। प्रीति रो रो कर अपनी भाभी से हर गुनाह की माफी मांग लेती है। रोशनी भी उसका बचपना समझकर उसे माफ कर देती है। रोशनी उसके साथ प्रीति के ससुराल जाती है और उसकी ननद को भी समझाती है, जिससे कि वो समझ भी जाती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बहुत ही बौना आदमी रोहन बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था। ये बस आज तक तो कभी लेट नहीं हुई, आज इतनी लेट कैसे हो गई? रोहन बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर बस आ गई। उस बस में बहुत भीड़ थी। बहुत सारे लोग बस से नीचे उतरे और बहुत सारे लोग बस में चढ़ने लगे। रोहन भी बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई, मुझे चढ़ने दो। अरे धक्का क्यों दे रहे हो? अरे 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 रुक जा भाई, अरे बस वाले रुक जाओ, अरे मैं तो रह गया। रोहन बौना था, इसी वजह से लोगों ने उसे धक्का मार मार कर बस के बाहर निकाल दिया और सारे लोग बस में चढ़ गए। बस वहां से चली गई और रोहन बस पर नहीं चढ़ पाया।
बस में से बहुत सारे लोग उस बौने रोहन को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। सब उसे देखकर हंस रहे थे। ये देखो अपना नाटू भाई नीचे ही रह गया। ये तो मेरे 1 साल के बच्चे से भी छोटा है। इतना छोटा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बेचारा बौना बस में चढ़ ही नहीं पाया। सभी लोग रोहन के बौनेपन का मजाक उड़ाने लगे। तभी थोड़ी दूर पर एक लड़की सुनैना ये सब देख रही थी। सुनैना रोहन के पास आई। आप परेशान मत होइए, बताइए आपको कहाँ जाना है? आप भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए आ गई? मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ चला जाऊंगा। अरे नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैंने देखा कि आपको लोगों ने धक्का देकर बस से नीचे उतार दिया। लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे, ये मुझे बहुत बुरा लगा। इस तरह किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। वो सामने मेरी स्कूटी खड़ी है, बताइए कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ, वरना आप यहीं खड़े रहेंगे। शाम भी होने वाली है, इसके बाद कोई बस भी नहीं है। ज्यादा मत सोचिए, बताइए कहाँ चलना है? मुझे बस भावनगर तक जाना है, लेकिन आप मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सुनैना ने रोहन को अपनी स्कूटी पर बिठाया और उसे घर छोड़ दिया। लेकिन तभी बाजार में शॉपिंग कर रही उसकी भाभी ने देख लिया। उस वक्त तो उसने अपनी ननद से कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर उसने अपने पति को यानी सुनैना के भाई को सब कुछ बता दिया। आज मार्केट में तुम्हारी लाडली बहन किसी बौने आदमी के साथ घूम रही थी, इसीलिए मैंने मना किया था कि उसे स्कूटी मत दिलाओ। अरे अपने किसी दोस्त के साथ घूम रही होगी। मैंने भी पूरी दुनिया देखी है। उस बौने आदमी ने पीछे से तुम्हारी बहन की कमर पकड़कर रखी थी। इतने में वहाँ पर सुनैना आ गई। तभी उसके भाई ने पूछा, सुनैना, क्या तुम्हारी भाभी सही कह रही है? तुम किसी लड़के के साथ घूम रही थी? कौन था वो लड़का? मैं समझ गई आपको भाभी ने क्या बताया होगा। भाभी ने जो भी बताया वो बिल्कुल सही बताया। मैं उस बौने आदमी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। बस भाभी अब खुश हो गई आप? यही सुनना चाहती थी ना? ये तुम क्या बोल रही हो सुनैना? अगर ऐसा कुछ था तो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था ना। अरे भैया, जिसे मैं पसंद करती हूँ अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया, तो आपको कैसे बताती? देखो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सुनैना। जो भी हो, कल तुम उसे घर बुला लो, उससे बात करते हैं। अगले दिन सुनैना रोहन से मिली। उसने रोहन से शादी की बात कर ली, लेकिन रोहन बहुत गरीब था, इसलिए वो सुनैना से शादी नहीं करना चाहता था। सुनैना, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं बौना हूँ, मेरी हाइट 3 फीट भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझसे भला तुम क्यों शादी करोगी? तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं ये सब नहीं जानती, तुम स्कूटी पर बैठो, मेरे भैया ने तुम्हें बुलाया है। सुनैना रोहन को लेकर अपने घर पहुंची। उसके भाई और उसकी भाभी ने रोहन को देखते ही मना कर दिया। सुनैना, अरे तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं? पहली बात तो ये कुछ काम नहीं करता, ये इतना गरीब है और ऊपर से इसकी लंबाई भी इतनी कम है, लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, ऐसी हरकतें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। भैया भाभी, मैं आपके परिवार की नाक नहीं कटने दूंगी। मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं रोहन को पसंद करती हूँ। प्यार में अमीरी, गरीबी, हाइट, शक्ल नहीं देखा जाता। इतना कहकर सुनैना रोहन के साथ उसके घर चली गई। सुनैना ने अपनी स्कूटी वहीं खड़ी कर दी। उसके भैया भाभी उसे रोकते रहे पर वो नहीं रुकी। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। सुनैना, हमने शादी तो कर ली, पर अब आगे क्या करेंगे? मेरी बस ये छोटी सी झोपड़पट्टी है। अभी तक तुम अकेले कैसे रह रहे थे, वैसे ही हम दोनों रह लेंगे। हम दोनों मिलकर इस जिंदगी को जीत लेंगे। अगले दिन रोहन किसी दुकान पर काम मांगने गया। तुम यहाँ पर क्या काम कर पाओगे? अरे तुम्हारी लंबाई तो मेरे 5 साल के बेटे से भी कम है। मुझे काम दे दीजिए, आप मुझे आधे पैसे दे देना, मैं आधे पैसे में ही काम कर लूंगा। ये बात सुनकर उस दुकानदार ने उसे काम पर रख लिया। लेकिन जब भी ग्राहक आते तो रोहन दिखाई नहीं देता था। फिर मालिक को ही बार बार उठकर जाना पड़ता था। इसलिए 1 हफ्ते बाद ही रोहन को उसने काम से निकाल दिया। शाम को जब रोहन घर आया तो सुनैना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? क्या बताऊं सुनैना, बड़ी मेहनत करने के बाद तो काम मिला था, वो भी अब छूट गया। ये लो, 1 हफ्ते मैंने जितना काम किया उसके पैसे मिले हैं। मेरी हाइट की वजह से कोई मुझे काम ही नहीं देता। ओहो, कोई बात नहीं, अब आप दूसरों के यहाँ काम करने के बारे में छोड़ दीजिए। ये जितने भी पैसे आपको मिले हैं, इससे हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। अपना कारोबार? वो भी इतने कम पैसे में? मैं कुछ समझा नहीं सुनैना। बताती हूँ। पहले आप दुकान पर जाकर 10 किलो आटा, आलू और कुछ हरी सब्जियां ले आइए। तेल मसाला तो हमारे पास है ही। अरे लेकिन करना क्या है वो तो बताओ सुनैना। पहले आप सामान लेकर आइए, बाद में बताती हूँ। रोहन बाजार गया और सारा सामान लेकर वापस आ गया। सुनैना और रोहन ने खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों आगे के बारे में बातचीत करने लगे। अब बताओ सुनैना, तुमने ये सब सामान क्यों मंगाया? क्या कोई रिश्तेदार आने वाला है? मैं पिछले 10-15 दिनों से इस गांव में रह रही हूँ।
जब भी आप काम पर चले जाते हैं तब मैं दिन में इधर उधर घूमती रहती हूँ। मैंने देखा कि गांव वालों को चोखा बाटी बहुत पसंद है, पर इस गांव में तो चोखा बाटी मिलता नहीं, इसलिए गांव वाले चोखा बाटी खाने के लिए 5-5 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही सुनैना। मुझे भी चोखा बाटी बहुत पसंद है। मैं भी पहले चोखा बाटी खाने के लिए पैदल ही 4-5 किलोमीटर तक चला जाता था। तुम्हें पता है, मुझे चोखा बाटी बनाना अच्छी तरह आता है। मेरा प्लान ये है कि कल सुबह से ही हम अपने घर के बाहर ही चोखा बाटी बनाकर बेचेंगे, फिर गांव वालों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या बात है सुनैना, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। हाँ, इसी वजह से मैंने सारा सामान मंगाया था। अब जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है। घर के बाहर एक अच्छी सी दुकान भी तो सजानी है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो सुनैना, घर के पीछे ही कुछ बांस लगे हुए हैं, मैं वो काट लूंगा, उसी से दुकान बहुत अच्छी बन जाएगी। रोहन और सुनैना बातें करते करते सो गए। सुबह 4 बजे ही दोनों उठ गए। 2-3 घंटे में ही दुकान तैयार हो गई। अरे गांव वालों, ये क्या है? अब तो अपने गांव में ही चोखा बाटी की दुकान खुल गई। अरे रोहन भाई, तुमने तो शादी कर ली और दुकान भी खोल ली। जल्दी से हम लोगों के लिए चोखा बाटी लगा दीजिए। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। आप लोग मेरे पहले ग्राहक हैं। एक बार हमारे हाथ का चोखा बाटी खाकर बताइए कि कैसा बना है। उन लोगों ने चोखा बाटी खाया और उन्हें चोखा बाटी बहुत ज्यादा पसंद आया। इतना पसंद आया कि उन लोगों ने पूरे गांव में जाकर उसकी दुकान के बारे में बता दिया। अब रोहन की दुकान पर लाइन लग गई। सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर भीड़ लगी रही। दिन भर में उन्होंने 2000 से भी ज्यादा पैसे कमा लिए। सुनैना, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम मिली। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं अकेला इधर उधर भटकता ही रहता। तो इस तरह हर रोज उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। करीब 2 साल में उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। रोहन, हमारे पास काफी पैसे इकट्ठा हो गए। हम अपने इस घर को तुड़वा देते हैं। इसी घर में नीचे हम लोग रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और ऊपर हम लोग अपने रहने के लिए अच्छे से कमरे बनवा लेंगे। ये तुमने बिल्कुल सही कहा सुनैना। मैं कल से ही मिस्त्री बुला लेता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ। अगले दिन से ही काम शुरू हो गया और लगभग 2 महीने में ही रोहन और सुनैना का छोटा सा प्यारा सा चोखा बाटी का रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया। अब वो लोग चाय, पराठे और खाने की चीजें भी बेचने लगे, जिससे अब दूर दूर के गांव के लोग भी उनके रेस्टोरेंट में आने लगे। तभी एक रोज सुनैना के भैया और भाभी उस रेस्टोरेंट में आए। सुनैना, तुम यहाँ काम करती हो? आइए भैया भाभी, धोखे से ही सही, कम से कम आप लोगों के दर्शन तो हुए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ काम नहीं करती, बल्कि ये रेस्टोरेंट हमारा है। इतने में रोहन भी वहां पर आ गया। रोहन सुनैना के भैया भाभी से मिला, उनका बहुत आदर सम्मान किया। रोहन ने दोनों को चाय और चोखा बाटी भी खिलाया। रोहन और सुनैना ने उनसे पैसे नहीं लिए। रोहन, सुनैना, आज मैं तुम दोनों की तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। आज मुझे समझ आ गया है कि कभी किसी गरीब की हालत पर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उसकी शक्ल सूरत पर। अगर इंसान ठान ले तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। सुनैना, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपने भाई के घर मिलने आती रहना। रोहन, तुम भी आना। मैं तुम दोनों की फिर से पूरे परिवार के सामने शादी करना चाहता हूँ। सुनैना ने अपने भाई और भाभी को माफ कर दिया। इसके बाद सुनैना के भाई ने उन दोनों की धूमधाम से शादी की और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।